माय चैनल द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज बस अपना चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, डेट फाइनेंसिंग नाम का। और इससे पहले वाले अपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा चैप्टर 7 कवर किया है। तो जो 30% सिलेबस में कट गया था वो नहीं देख पढ़ा रही हूँ मैं अभी। अभी फिलहाल आपको वही पढ़ा रही हूँ जो आपको इस साल आने वाला है। तो डेट फाइनेंसिंग अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं डेट फाइनेंसिंग के बारे में। तो पहले डेट फाइनेंसिंग पढ़ते हैं। अब क्या होता है डेट फाइनेंसिंग? पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विटी फाइनेंस कैसे होता है, जैसे रिटेन अर्निंग से और अपने इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस शेयर से, इन सब से। डेट फाइनेंसिंग मतलब कि डेट मतलब होता है अपना लोन। डेटर्स का डेट नहीं, डेट मतलब उधार, लोन। तो जो भी ऐसा फाइनेंस हम लेते हैं लोगों से उधार लेके, जो हम अपने एसेट्स को फाइनेंस करते हैं या फिर अपनी बिल्डिंग खरीदते हैं या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो फाइनेंसिंग होती है उसे डेट फाइनेंसिंग कहते हैं। ठीक है। डेट फाइनेंसिंग मतलब किसी से लोन लेके लोन लेना और फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना और फिर से प्रॉफिट कमा के उनको वापस चुकाना। तो ये होती है डेट फाइनेंसिंग। तो डेट फाइनेंसिंग कॉल्ड एज एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग रिक्वायर्स दैट सम एसेट, एग्जांपल कार, हाउस एक्सेट्रा, बी यूज एज कोलेटरल। मतलब उसमें आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत है। कोलेटरल मतलब गिरवी रखना है ना। Here the entrepreneur is to pay back the amount of funds borrowed as well as fee expressed in terms of the interest rate। ठीक है। आपको वो फीस भी देनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग ये सब, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेट वो ले रहा है उधार पे, वो इतना ज्यादा नहीं हो, उसके एसेट से भी ज्यादा नहीं हो कि उसका उधार चुकाते चुकाते ही उसका सारा प्रॉफिट ही खत्म हो जाए। और अगर ऐसा कुछ कर लेगा वो, तो वो उसका दिवालिया भी निकल सकता है। तो उसको एंटरप्रेन्योर को ये ध्यान रखना है डेट फाइनेंसिंग करते समय। ठीक है। अब डेट को रेज करने के कितने सोर्सेस हैं। सबसे पहला डिबेंचर्स। आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं लोगों से, लोन फ्रॉम बैंक ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक अलग अलग होते हैं। और स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, ग्रांट्स मिल सकते हैं गवर्नमेंट से, प्राइवेट मनी लेंडर्स तो पता ही है आपको, और ट्रेड क्रेडिट। तो एक एक अपन एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले डिबेंचर्स। जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही डिबेंचर्स होते हैं। शेयर्स में जो ओनर होता है शेयर्स का, वो कंपनी का ओनर बन जाता है या शेयर होल्डर बन जाता है। लेकिन जो डिबेंचर होते हैं, जो कंपनी किसी से पैसे लेती है तो वो डिबेंचर्स इशू करती है। तो जो जनरल पब्लिक जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो डिबेंचर खरीदते हैं, वो एक तरीके से क्रेडिटर हो गए कंपनी के। और उनको कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद ऐसा एग्रीमेंट जो भी लिखा हुआ होगा वो आपको वापस इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स में अपन डिविडेंड देते हैं, डिबेंचर्स में अपन इंटरेस्ट देते हैं। वो ओनर्स कहलाते हैं और ये लोन हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। और इससे हम लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं। ठीक है। फिर है पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट्स? मतलब जैसे बैंक हमारे डिपॉजिट्स लेती है, हमारी बैंक डिपॉजिट्स लेती है ना, वैसे ही कंपनीज भी क्या कर सकती है, पब्लिक को बोल सकती है कि हम लोग आपका डिपॉजिट रखेंगे और हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। एज अ बैंक आप हमको यूज कर सकते हो। पर बैंक जैसे आपको विड्रॉ की फैसिलिटी देती है कि कभी भी आप अपना जमा हुआ पैसा निकलवा सकते हो, पर हमारे पास ऐसा नहीं है। हम कुछ टर्म पीरियड के बाद ही आपको पैसे देंगे। तो पब्लिक डिपॉजिट 36 महीनों से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल से ज्यादा आप पब्लिक डिपॉजिट कोई भी कंपनी नहीं रख सकती है। और उसका रेट ऑफ रिटर्न बैंक के रेट ऑफ रिटर्न से हमेशा हायर होना चाहिए, तभी लोग आपके इधर इन्वेस्ट करेंगे, वरना बैंक में कर लें अगर कम हो तो। ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ कंपनीज करती हैं, और वो भी 36 महीनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। और रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? बैंक के रेट से ज्यादा होगा। और अ, और वो जो पैसे रेस कर लिए उसने पब्लिक डिपॉजिट से, अब उसको वो एज अ लोन यूज कर सकती है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। फिर वो जो प्रॉफिट होगा वो एज एन इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब बैंक से लोन लेने के भी 6 तरीके होते हैं। मतलब आप किस तरीके से लोन कैसे ले सकते हैं बैंक से। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, कैश क्रेडिट फैसिलिटी अलग होती है, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अलग अलग होती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करा सकते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस ले सकते हैं, टर्म लोन ले सकते हैं, डिमांड लोन ले सकते हैं। तो इसको भी एक अपन एक एक करके कवर करते हैं।
तो सबसे पहले ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि कस्टमर के साथ बैंक एक अरेंजमेंट कर लेती है कि आपके बैंक में 25,000 है मान लो, तो क्या आप कभी भी उस टाइम 40,000 निकाल सकते हैं? नहीं ना, नहीं निकलवा सकते ना। तो वैसे ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, इसको करंट अकाउंट भी बोलते हैं। उसमें क्या बिजनेसमैन के लिए खासकर बैंक्स खोलती है कि कभी बिजनेसमैन को अर्जेंटली कहीं पे पेमेंट करना हो और उसकी बैंक में सिर्फ 25,000 ही है, तो वो एक लिमिट तक अपने बैंक में से उस बैंक में से ज्यादा पैसे निकाल सकती है। मतलब 25 है तो 40 तक निकाल सकती है, 45 तक निकाल सकती है, 1 लाख तक, 2 लाख तक निकाल सकती है एक दिन में। और फिर मतलब कुछ महीनों के लिए फैसिलिटी दी जाती है और फिर उसके लिए ना कंपनी बैंक को प्रूफ करना पड़ता है कि हम सक्षम हैं आपके पैसे देने में, बस उस टाइम हमको जब रेडिली कैश अवेलेबल नहीं होता तब आप हमारे लिए मदद कर लो, और जितना ओवरड्रॉ किया है उस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो कि 30,000 रुपए आपको किसी को पेमेंट करना है, आपके बैंक में सिर्फ पड़े हैं 10,000, तो 20,000 जो ओवरड्रॉ किया और फिर 20,000 आपने 5 दिन बाद लौटा दिया, तो उस 20,000 पे 5 दिन के इंटरेस्ट लग जाएगा। तो वो ऐसे बैंक कैलकुलेट करती है ओवरड्राफ्ट पे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स। अंडर ओवरड्राफ्ट द बैंक परमिट्स द कस्टमर टू ओवरड्रॉ हिज अकाउंट अप टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब आप 2 लाख तक या 1 लाख तक ही ओवरड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, 10-10 लाख निकलवा लिए, ऐसे नहीं कर सकते। टू अवेल दिस फैसिलिटी कस्टमर शुड हैव अ करंट अकाउंट विद द बैंक। करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली ओवरड्रॉन। मतलब 30 में से 10 तो आपके बैंक में है, तो 10 पे नहीं लगेगा, 20 पे लगेगा। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट में भी अलाउड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स और कस्टमर्स पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी पे मतलब या तो गिरवी रखवा लो कोई एसेट, मे बी अलाउड। मतलब जरूरी नहीं है हर बार करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ एसेट गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी बिल्कुल ही ओवरड्राफ्ट जैसा ही होता है, बट थोड़े से फीचर्स अलग होते हैं। इसमें भी बैंक से बोरो करते हैं स्पेसिफिक लिमिट से, और जितना अमाउंट वो बोरो करती है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और फिर जब भी कस्टमर को चाहिए होता है उसको विड्रॉ कर लेता है, और इंटरेस्ट जितना उसने विड्रॉ किया उस पर चार्ज कर लिया जाता है, और फिर कैश से जो क्रेडिट है किसी बॉन्ड या सिक्योरिटी पे ही दिया जाता है। ठीक है, वैसे नहीं दिया जाता है। तो ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में यही फर्क है, मेनली सिक्योरिटी का, और दूसरा कि वो एक ही साथ उसका अमाउंट दे देती है और वो धीरे धीरे अपने हिसाब से ओवरड्रॉ कर सकता है उसमें। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या फैक्टरिंग के बारे में। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है कि आपने बिल रिसीवेबल तो अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा। बिल रिसीवेबल को जब अपन बिल रिसीवेबल एक तरीके का चेक होता है कि भाई आप 3 महीने बाद आपको उसमें से पैसे मिलने वाले हैं, तो आपको अभी पैसों की जरूरत है, तो आप बैंक के पास बोलेंगे जाके ये लीजिए बैंक जी, और मेरे पास ये 3 लाख रुपए या 50,000 रुपए जो भी है अब आने वाले हैं 3 महीनों बाद, तो आप एक काम करिए, वो 50,000 मुझे आज दे दीजिए, और फिर जब आपके पास पैसे, जब पैसे इसके ड्यू हो जाएगा, ये बिल जब मैच्योर हो जाएगा, तब आप वो रख लीजिएगा। तो बैंक बोलेगी तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, मैं क्यों दूं भाई अभी 50,000, मेरे तो जेब में ऐसे तो फालतू के 50,000 थोड़ी ना है। तो वो बोलेगा ठीक है पूरे 50,000 मत दो, चलो ठीक है 250 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए काट लो, बाकी की तो मुझे दो। तो बैंक बोलेगी ठीक है चलो। 3 महीने बाद जब वो बिल ऑनर हो जाता है, तब वो 50,000 बैंक के पास जाते हैं, और 500 रुपए जो उसने काटे होते हैं उसके, वो ऐसे चार्जेस उसके प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं। तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। वैसे ही फैक्टरिंग में भी यही होता है। फैक्टरिंग मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जैसा कंपनी के पास बहुत सारे डेटर्स है, बहुत ज्यादा उधार वाले सेल्स कर लिए उसने, सब कंपनी को देती गई। अब कंपनी के यहाँ पे कैश क्रंच हो गया, पैसे तो है नहीं, उधार वाले लोग पैसे लौटा ही नहीं रहे। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा कि एक फैक्टर नाम का एक आदमी होता है, ये कंपनी होती है, कंपनी उसके पास जाती है, जैसे कंपनी ए के पास बहुत सारे डेटर्स है और फैक्टर नाम की कंपनी, कंपनी ए फैक्टर के पास जाएगी, हे फैक्टर बोलेगी कि मेरे पास 2 लाख के डेटर्स पड़े हैं, तो कंपनी फैक्टर बोलेगी तो मैं क्या करूं, मतलब ये डेटर्स रख दूं और दूसरे निकलवाना, इससे पैसे जैसे जैसे आते जाए वो तो अपने पास रखते जाना, मेरे को 2 लाख अभी दे दे। तो बोलेगा ठीक है, तो बोलेगा अब चार्जेस, तो बोला चार्जेस तो मैं तेरे को देता जाऊंगा, जैसे जैसे रिकवर हो जाएंगे वैसे मैं तेरे को चार्जेस दे दूंगा, बाकी डेटर्स का, मेरे डेटर्स का हिसाब किताब तेरे को रखना है। ठीक है, तो वैसा ही डेटर्स और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का भी ऐसा ही अपना क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ना। अब लोन्स एंड एडवांसेस तो अब बैंक से लेना है कि भाई किसी से लोन ले लो, हो गया लोन्स एंड एडवांसेस कि एक साथ ही उठा लेते हैं,
पूरा लोन, पूरा अमाउंट, और फिर अपने अपने इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से उठाते हैं या एक साथ उठाते हैं, तुम्हारी मर्जी है। इंटरेस्ट पूरे लोन पे चार्ज होता है, भले आपने पूरा एक साथ विड्रॉ किया हो नहीं किया हो, मतलब 50 लाख का लोन लिया है तो उसमें से अगर मान लो आपको उस टाइम सिर्फ 10 लाख की जरूरत है तो आपने सिर्फ 10 लाख निकलवाए, फिर आपको 30 लाख की जरूरत है फिर आपने 30 लाख निकलवाए, पर जो बैंक है वो पूरे 50 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उस पर नहीं देखेगी कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है, उस हिसाब से नहीं करेगी, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में होता है। लोन्स आर जनरली ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सर्टेन एसेट्स, और ज्यादा करके लोन सिर्फ सिक्योर्ड एसेट्स पे ही लिया जाता है, मतलब आपको कुछ अपना चीज गिरवी रखवानी पड़ेगी, ठीक है। फिर है टर्म लोन। टर्म लोन मतलब कि किसी एक पीरियड के लिए टर्म लोन, या तो आपने मशीनरी खरीदने के लिए लोन लिया है, या ट्रक खरीदने के लिए, स्कूटर, घर खरीदने के लिए लोन लिया है, और फिर वो कैसे रीपे करते हैं, या तो हर महीने कुछ ईएमआई जाती हैं, या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल इंस्टॉलमेंट जाती है। टर्म लोन मतलब किसी एक पीरियड के लिए फिक्स लोन हमने ले रखा है। डिमांड लोन मतलब कि है ना, मान लो कि मेरे एक बैंक में 50 लाख की एफडीज बनी हुई है, तो कभी भी मैं बैंक के पास जाऊंगी लोन लेने के लिए तो वो बोलेगा कि आपके पास इतनी सारी एफडीज है तो वो क्यों नहीं तुड़वा लेते, बोला वो तुड़वाने से अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों लोन तुड़वाऊं, एक काम करो उसी को सिक्योरिटी बना के आप मुझे लोन दे दो, क्योंकि अगर आपको मैं नहीं दे पाया तो आप मेरी एफडी रख लेना, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो या इंश्योरेंस पॉलिसीज हो वो वैसे गिरवी पे रख लेते हैं और वो ले लेते हैं। तो डिमांड लोन वो होता है, और इसको डिमांड लोन क्यों कहते हैं, ये तो टर्म लोन जैसा ही हुआ। नहीं, कभी भी डिमांड लोन क्या होता है, कभी भी बैंक चाहे तो वो कस्टमर को नोटिस देगी कि हे कस्टमर हमको अपने पैसों की जरूरत है तो हमें हमारे पैसे वापस लौटा दो, और कस्टमर को वो देना ही पड़ेगा। लेकिन टर्म लोन में बैंक उस टर्म के बाद ही पैसे मांग सकती है, उससे पहले पैसे नहीं मांग सकती, ठीक है। मतलब जो अरेंजमेंट है कि आपको मंथली पैसे मिलेंगे या क्वार्टरली, तो एक मंथ जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो पैसे नहीं मांग सकते आपसे, है ना। अब हम पढ़ रहे थे लोन फ्रॉम बैंक्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया। अब लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी ये सब बने हुए हैं, गवर्नमेंट से और प्राइवेटली भी बने हुए हैं, जो हमारा काम करते हैं, हमको लोन प्रोवाइड करते हैं। खासकर ये लोग क्यों बने हुए होते हैं, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, बिजनेस को खासकर लोन प्रोवाइड करने के लिए है, और ये सब लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं हमारे, हमको इंडस्ट्री सेटअप करने में हेल्प करती है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्ट करने में भी हेल्प करती है। तो ये खासकर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसीलिए बने हुए हैं ताकि इससे हम लोन ले सके, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, तो गवर्नमेंट ने इनको इसीलिए ही सेट किया है। स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब एक ऐसी, मतलब कंपनी या एक ऐसी अंडरटेकिंग जो खासकर इसी के लिए बनी हुई है कि आपको गवर्नमेंट का ही काम करना, और वो भी इसी मतलब शॉर्ट टर्म वालों के लिए, रूरल एरियाज वालों के लिए सिर्फ उन्हीं को देना, किसी और को नहीं देना। तो ये क्या हेल्प करती है हमको, कैपिटल प्रोवाइड करती है, हमें लोन प्रोवाइड करती है, कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए होता है, कुछ हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी होती है वो प्रोवाइड करती है, और उसको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो ये स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के द्वारा ही सेटअप की जाती है, ठीक है। ग्रांट्स हर बार बजट में क्या करती है कंपनी, जो भी कंपनी, सॉरी गवर्नमेंट क्या करती है, जो कब टैक्स में से जितना पैसा आता है उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल के बिजनेसमैन के लिए रखती है कि इतना बिजनेसमैन को ग्रांट्स एज अ ग्रांट प्रोवाइड करवाना है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कभी उन्होंने रूरल इकोनॉमिक एरिया में कहीं पे सेटअप कर लिया, या फिर कोई ऐसा प्लांट लगा लिया जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो उसके लिए उसको फिर ग्रांट देती कि आप खुश रहो, आपने बहुत अच्छा काम किया है या आप अच्छा काम करने जा रहे हो, तो हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ एज अ साइज जो भी देख के फिर इन्वेस्ट कर लेती है, बोलती है इसको लौटाने की जरूरत नहीं, हमारी तरफ से ये रखो और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाना। तो वो क्या करती है, और उसके लिए आपको ग्रांट लेने के लिए कहीं पे अप्लाई करना पड़ता है, ये मतलब जैसे स्कॉलरशिप लेने के लिए, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ता है, वैसे ये भी अप्लाई करना पड़ता है। और फिर आपको अलग अलग तरीके की ग्रांट्स जो मिनिस्ट्रीज ने डिसाइड कर रखी है, उस हिसाब से आपको मिलती है, ठीक है। और ट्रेड क्रेडिट मतलब नॉर्मली जो हम लोग उधार पे पैसे लेते हैं अपने कस्टमर्स, अपने क्रेडिटर से, तो वो हो गया हमारा ट्रेड क्रेडिट। वो 180 दिन मतलब कितने होते हैं, 6 महीने।
6 महीनों से ज़्यादा नहीं होता, 6 महीनों से इतना आप क्रेडिटर को मतलब बोले कि 6 महीने बाद आपको लौटा दूँगा, तो वो नॉर्मली जो बिज़नेस में आप क्रेडिट लेते हो वो ट्रेड क्रेडिट कहलाता है और उसको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है? और प्राइवेट मनी लेंडर्स ये लास्ट ऑप्शन होता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे, बैंक से नहीं मिल रहे, कहीं से नहीं मिल रहे, तो किसी अमीर आदमी के पास जाते हैं, भाई पैसे दे दो, तो ज़्यादा करके वो तो हाई इंटरेस्ट रेट ही चार्ज करता है। 20% 22%, पर फिर भी बैंक तरफ से तो अच्छा ही है कि आप उसको 22% दे दो, तो वो प्राइवेट मनी लेंडर्स लास्ट रिसॉर्ट होता है कि भाई आपको जाना है तो वहां पे चल जाओ, ठीक है? तो वो तो हमारा हो गया कि आप डेट फाइनेंसिंग कहाँ से करते हो, तो डिबेंचर्स से, बैंक से लोन लेके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स और प्राइवेट लेंडर्स, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, नहीं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल तो नहीं था, वो उसमें था फैक्टरिंग में। तो लोन ऑफ बैंक में कैसे ले सकते हैं लोन, टर्म लोन, डिमांड लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये तो उसके अंदर पूरा है, ठीक है? अब इंटरनल फंड और एक्सटर्नल फंड्स क्या होते हैं कि इंटरनल फंड्स तो मैंने आपको बताया है, जो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और ये सब, और एक्सटर्नल फंड्स मतलब जो हम बाहर से देते हैं, डिबेंचर्स, लोन वोन। तो अब बहुत सारे इंटरनल फंड्स हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, जैसे हमारी पुरानी सेविंग, रिटेन प्रॉफिट, हम लोग अपने एसेट्स बेच लेते हैं, वर्किंग कैपिटल थोड़ा कम करते हैं तो पैसे आ जाते हैं, जो कम काम आता है हमारे सामान उसको बेच दिया हमने, और हमने डेटर्स को बोला कि भाई पैसे दो, और क्रेडिटर्स को बोला कि भाई रुको हम देंगे तुमको पैसे, और हमको जो बेकार एसेट्स हमको नहीं चाहिए उसको बेच बाच के हमारे पास जो पैसे जनरेट होते हैं वो हमारे इंटरनल फंड्स हुए। और बहुत सारे द अदर जनरल सोर्स ऑफ फंड इज एक्सटर्नल टू द वेंचर, जो इसके अलावा जो भी फंड है सब एक्सटर्नल है, जो हम फर्म के रिसोर्स फर्म के बाहर से जो हम लोग रिसोर्सेस अक्वायर करते हैं वो एक्सटर्नली कहलाता है, और मोस्टली जो भी डेट फाइनेंसिंग है वो सारे एक्सटर्नल फंड्स ही, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स ही हैं, ठीक है? तो आप ये वीडियो देखिए और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।